सन पे मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी कि रिलेटिव में पाथ कैसा होता है इलेप्टिकल। क्या उसी का एक स्पेशल केस है? क्या क्या सर्कल? कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलो भाई, सर्कल पे अपन ने बातें कर ली थी, इसमें भी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, और है बोले, अरे बोल बोल, अरे है बोलना, तू भी ना अपने से क्या शर्माता है एकदम। इधर एक, हाँ तो अपनी अच्छा दो इक्वेशन थी, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम, कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई, एनर्जी कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। इधर देख, आप इधर देख ध्यान से सुने। हमने याद कर, मैंने आपको V1 V2 याद। अच्छा, सबसे पास वाली जगह को क्या बोलते हैं? पेरिजी एपीजी? कोई बुराई वाली बात है ना, अपन ठीक वो कर लेते। अच्छा, ये चीज अपन जानते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एरिया क्या होता है एलिप्स का? पाई ए बी। इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। एक्सेंट्रिसिटी ए ई फोकस होता है ए और माइनस ए ई पे, ए और माइनस ए ई पे। जो मिनिमम दूरी होती है वो होती है A1 माइनस ई, और जो मैक्सिमम दूरी होती है वो होती है A1 प्लस ई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, कोई बुराई वाली बात नहीं। चलो भाई, और देख अपन उसी पे और आगे चर्चा करते हैं। असलियत में मैं आपको बताऊं तो आपने जो इलिप्टिकल पाथ पढ़ा उसके बारे में बता। मैंने आपको बताया था कि अगर रफ्तार रिवाइज करा रहा हूं, अगर किसी पर्टिकुलर आर हाइट से छोड़ दूं तो पाथ कैसा होगा? √GM बाय आर सर्कल, √2GM बाय आर, और अनंत पे कहां पे? उससे भी ज्यादा हो तो हाइपरबोले, कोई बुराई वाली बात। बट अगर वेलोसिटी √GM बाय आर से लेकर √2GM बाय आर के बीच में हो, इलिप्स। क्या चीज? क्या चीज? इट इज इलिप्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल यार, वो इलिप्स है। अच्छा, अगर 0 से लेकर √GM बाय आर के बीच में, तब भी क्या इलिप्स है? नहीं, आर्क ऑफ इलिप्स तो जरूरी नहीं, इलिप्स होगा, बट अगर वो अर्थ से टकराएगा तो शेप क्या होगी? आर्क ऑफ इलिप्स। पैराबोला होगी, ये जरूरी नहीं। फिर मैंने आपको इलिप्स पे चर्चा कराई, अपने एंगुलर मोमेंटम, अपनी एनर्जी कंजर्वेशन, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। अब एक्चुअली 3 नियम है केपलर्स लॉ। क्या लॉ? अपन ने केपलर्स लॉ के बारे में अगर अपन बात करें तो केपलर्स लॉ के बारे में अपन चर्चा करी। हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ। कभी सुना है केपलर्स लॉ? कभी सुना होगा, आया होगा कहीं यार, 10th में आता है शायद। क्या संभव बोर्ड में तो नहीं आया होगा, आता है, आता है, आता है 9th 10th में। ठीक नहीं आता बस है? हाँ, अब कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, लड़ क्यों रहे हो? तलवारें ले जाता हूँ, लड़ने लगे हो यार। और तू भी किससे लड़ रहा हूँ? उससे शर्म नहीं आ रही तेरे को? चल एक मुक्का मारेगा, मर जाएगा तू अभी। तो गाड़ी तो क्या हुआ उसमें? गाड़ी से मैं कौन सी स्कूटी? तो ये कौन सी गाड़ी है? साले स्कूटी तेरे को टक्कर मारेगी, साले स्कूटी चूर चूर हो जाएगी। इधर देख, इधर देख, इसको मत बिठाना। तो बैठ तो ज्यादा चलती थोड़ी फिर। हाँ, तो जो अपना केपलर्स लॉ है, केपलर ने 3 नियम दिया, हालांकि उनके प्रूफ आप बोलो तो प्रूफ भी बता दो। आउट ऑफ कोर्स में, इन द कोर्स केपलर्स लॉ नहीं, लॉ एक्चुअली वो लॉ पहले दिए गए थे, पर उनके प्रूफ आ गए धीरे से। असली में कुछ लॉ का ऐसा बोला गया, लॉ नहीं है हालांकि वो, इन्हें केपलर्स थ्योरी बोलना चाहिए रियलिटी में, लॉ के कोई प्रूफ। बट एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ है कि लॉ देने के बाद उनके प्रूफ, तो उनको उससे वैसे ही कहा जाता है रियलिटी में। बट अगर बात करी जाए तो लॉ का कोई प्रूफ, नियम का कोई बेस, जैसे लॉ है GM1M2 बाई आर स्क्वायर, इस तरीके। हालांकि कई लॉ पहले दिए गए, फिर उनके प्रूफ आ गए, वो एक अलग बात है। तो वो वैसे चले आते हैं, वो एक अलग बात, आप ऐसा समझो। तो केपलर के नियम अपन बोले, केपलर का पहला लॉ जो बोला गया, उन्होंने ये बोला, पूरी दुनिया को ये बताया कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व, उनका पहला नियम था कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, इन एन। उसके पहले लोग बात सोचते थे कि शायद घूम रहे हैं या चल रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, या कुछ लोगों ने बोला कि वो कैसे चलते थे, सर्कल। बट इनकी बात इसलिए मानी गई क्योंकि वो सही सिद्ध हुआ बाद में सब चीजें करने के बाद। तो उनका पहला नियम था, जो पहला लॉ उन्होंने बोला वो ये था कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ, लिख लो केपलर्स फर्स्ट लॉ, all the planets revolve around the sun, all the planets revolve
around the sun in an elliptical path. नियम था, मतलब इसको इसलिए मेरे को लिखाना जरूरी है कि all the planets revolve around the sun in an elliptical path. In an elliptical path. बोलो क्लियर है? अब सुनो और देख, इन इलेप्टिकल पाथ, बहुत बढ़िया। दूसरा नियम के लिए उन्होंने क्या करा, ध्यान से देखते हैं। देख, ऐसा समझो कि ये आपका सन है, ये आपका, अच्छा इन्होंने एक और बात बोली थी फर्स्ट लॉ में कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व along elliptical path around the sun with sun at one of the foci. With sun at one of the, आप चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो कि with sun at one of the foci. Foci मतलब focus. With sun at one of the focus या foci, जो भी आपको लिखना हो, जैसे आपको लिखना हो। अब मान लो कि आपका सन है, कौन है आपका सन? सन मतलब सूरज, बेटा नहीं। हाँ, SON SUN नहीं, मुझे कोई जरूरत थोड़ी है। हाँ, सन तो जो सूरज है, कौन है? सूरज। मेरे को बोलने दोगे? सूरज। अब जो सूरज है उससे मान लो कि आपका प्लेनेट ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ में बह कर रहा है। मान लो किसी r दूरी पे उसकी रफ्तार v है, कितनी है? v। तो वो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में, कितने में? dt में, किस में? dt में। अगर अपन नॉर्मली बात करें तो dt में वो छोटा कितनी दूरी चल लेगा? v dt। बहुत छोटा इंटरवल लिया, पहले तो रफ्तार कांस्टेंट की वेरिएबल, बट बहुत छोटा इंटरवल लूं तो क्या कांस्टेंट मान सकता हूं? बहुत छोटा इंटरवल dt लूं तो क्या मान सकता हूं कि प्लैनेट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज v dt? फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वी आर कंसिडरिंग इट, राइट? तो हमने बोला v dt, तो इसने छोटे से टाइम इंटरवल में जो दूरी ट्रेवल करी, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बनाता हूं। इधर देख, इस पूरे सेगमेंट को जूम 8x। हाँ ना, बोल यार। तो देख, खुपाच v dt, खुपाच। नहीं आया। अरे आया नहीं आया, बहुत बढ़िया सर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये दूरी r, ये दूरी अच्छा, ये एंगल थीटा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो है ही। तो बोला का नहीं, क्या पता नहीं चले, बोलना है बस। मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v इंटू r साइन थीटा। क्या एम आई करेक्ट? या नहीं आया? अरे आया नहीं आया। ओके, ये ऐसे h हाइट ले लो। क्यों मैं कर रहा हूं कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये v dt, ये थीटा, ये कितना? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस क्या साइन 180 माइनस थीटा साइन। आप कहां से प्रकट हुए? कौन बैच कहां? तो यहां कैसे? चैप्टर के बीच में आया है। चमत्कारी नहीं लगूंगा मैं तेरे को? हाँ, बैठ जा, पर सूढ़े शक्ल ऐसे लग रहा है साले बीवी मर गई हो तेरी। तब तो खुश होगा। साइन 180 माइनस थीटा, कोई बुराई वाली बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं। साइन 180 माइनस, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा कितना हो बताना जरा? h अपॉन v dt। तो h के लिए कितनी हुई? v dt। यार हाँ ना
साइन थीटा, कोई बुराई। मैं जो ये एरिया बना ना, ये जो ऐसे एरिया बनता है, ये मुझे असलियत में ये एरिया निकालना होता है, डी ए, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट। ये सेकंड लॉ है, ध्यान से सुने, डी ए, उसका प्रूफ बता रहा हूं, वैसे तो लॉ है, लॉ क्या बोल रहा था बाद में बताएंगे। तो जो छोटा सा एरिया लिखा गया डी ए, इस पूरे का, क्या उसे लिख सकता है हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज क्या हाफ आर ए। देखो गलती नहीं करूं क्योंकि कई बार ये जनरली कराते नहीं ऐसा प्रूफ। तो देख हाफ आर एच सॉरी, बोलो क्लियर है क्या एकदम? हाफ आर एच, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला आर, अच्छा एच के लिए कितनी बताना जरा, वी डी टी साइन थीटा। यार हाँ ना बोल। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ आर बी साइन थीटा। मैं कह रहा हूं इसे मास से डिवाइड करो सैटेलाइट के और मल्टीप्लाई करो। मैं कह रहा हूं इसे मास से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। कर सकते हैं क्या? व्हाट इज दिस? क्या एल इज कंजर्व? क्या आर चेंज हो रहा है? क्या वी चेंज हो रहा है? क्या थीटा चेंज हो रहा है? बट एम आर वी साइन थीटा चेंज। तो चीज क्या निकल के आई? एल बाई 2m एस सैटेलाइट। अरे यार हाँ ना बोल। अब बताइए चीज कांस्टेंट है कि वेरिएबल? यानी कि डीए बाई डी टी इज कांस्टेंट। दिस इज सेकंड लॉ। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करा गया? लेट मी टेल यू। डीए बाई डी टी इज कांस्टेंट। ध्यान देखना, डीए बाई डी टी इज, डीए बाई डी टी इज, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू है वो डीए बाई डी टी। व्हाट इज डीए बाई डी टी? एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट, इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी सैटेलाइट, डीए बाई डी टी कांस्टेंट क्या मतलब है? कोई भी सैटेलाइट जो एरिया बनाएगा या स्वेप्ट करेगा किस पर? प्लेनेट पर, किसी भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या वो हमेशा सेम रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? इसके लॉ का मैं एक और मतलब तेरे को समझाता हूं। देख कैसे, जो आपको बताया गया है, देख कैसे। बैटरी रखी गई है, ठीक। ध्यान सुन, जो उसका मतलब है, उसका मतलब देख, उसका रिलेटिव में जो किताबों में मतलब समझाया जाता है वो ऐसे देख। मैं आपसे बोलूं कि ऐसे आपका, ये आपका प्लेनेट, मान लो कि आप 1 सेकंड पे यहां पे थे और 2 पे यहां पे थे। अब मान लो कि आप 4 पे यहां पे थे और 5 पे यहां पे थे। ये A2 एरिया और A1 एरिया सेम अलग, ये प्रॉपर्टी बताता है ये। व्हाट इज लॉ? लॉ किताबों में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिमेन सेम, और वी कैन से एरियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट। व्हाट इज डीए बाई डी टी? व्हाट इज डीए बाई डी टी? और वी कैन से एरियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट रिमेन्स। कोई बुराई वाली बात? पहले तो क्या प्रूफ के साथ तुम्हें लॉ समझ आया है? बोला आया नहीं आया? एकदम पक्का, अच्छे से उतार, और जो लिखा रहा हूं लिख। ऑल द किताबों में आपको सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा। इट स्टेट्स दैट एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट, लिखो, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट, स्वेप्ट समझते हो ना तुम लोग? SWEPT, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, remains same, or we can say remains same, or we can say aerial velocity, or we can say aerial velocity of the satellite, or we can say
aerial velocity of the satellite is constant. Aerial velocity of the satellite is constant. Got my point? Aerial velocity of the satellite is constant. क्या आपको लॉ चाहिए समझ आया? सवाल कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ. इट्स अ मुंडी क्वेश्चन, सिंपल. गलत मत करना कोई भी, प्लीज गलत मत करना. कैसे सवाल आते हैं जेई पूछ चुकी है इस तरीके का जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. देख ध्यान से देख. मान लो मैं आपको बोलूं, बात नहीं, मान लो मैं आपको बोलूं कि ये आपका सैटेलाइट है, सॉरी प्लेनेट है. क्लियर? या सन अर्थ जो भी आपको लेना ले लो. मान लो कि यहां से यहां तक सैटेलाइट के जाने का टाइम t1 है. कितना है? और यहां से यहां तक आने का टाइम t2 है. ऑप्शन आर. इट्स अ मुंडी क्वेश्चन. g1 बराबर g2, b g2 ग्रेटर देन t. मुंडी सवाल डिस्कशन मत कर लेना. c t1 ग्रेटर देन t2, d depends on A and B. अबे A सेमी मेजर एक्सिस, B सेमी माइनर एक्सिस. तुमने कौन सा ये समझा था? अच्छा ये A B अलग है. बे सवाल करो. क्या सवाल जेई पूछ चुकी है. ए सही है भाई, ए गलत है भाई, डी सही है भाई. है देख गधेड़ो. एरिया स्टर्ड बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट. कौन सा एरिया ज्यादा है, ये वाला कि वो वाला? तो ये टाइम भी ज्यादा है. खत्म. Area swept by the satellite on the planet. Area swept by the satellite on the planet. Every line is important. क्या आंसर है? सी. कंसेप्चुअल सवाल, क्लैरिटी जो लाता हूं. अब गलत मत करियो, बिल्कुल वैसा ही. यहाँ प्लेनेट. क्लियर? ठीक. पार्टिकल गया यहां से यहां और फिर गया यहां से यहां. दिस इज t2, दिस इज t1. वही सेम ऑप्शन भी सेम. अब सही दियो आंसर. है? हाँ बोलो. मुंडी नहीं है इसमें, बोलो. दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, जल्दी बोल. कौन सा एरिया ज्यादा? ये कि ये? कौन सा टाइम ज्यादा है? t2 की t1, t2 की t1. वो एक टाइम की सवाल है वो. अरे बोल है कि नहीं है? छोटी छोटी बातें और पूछता होता है किसी में. देखो ध्यान से इधर सुन. बातें नहीं. मान लो मैं आपको बोलूं कि एक सैटेलाइट है जो एक प्लेनेट के आसपास आजू बाजू ऐसे घूम रहा है. बोलो क्लियर? कुछ स्टेटमेंट्स बोले गए. क्या बोले गए? लेट मी टेल यू कि पोटेंशियल इस पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे पाथ मतलब पूरे एक चक्कर में, इन वन चक्कर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड. मल्टीपल करेक्ट सवाल हो सकता है. बी ऑलवेज.
ऑलवेज क्या हुआ? अच्छा सॉरी 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 बस 3 ही है। कुछ एक और दूं? हाँ ओके। ये चेक कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में एक और ऑप्शन देता है इसमें, ऑलवेज ट्रू रॉन्ग। टोटल एनर्जी लेस देन 0, ट्रू फॉल्स। अरे लेस देन 0 है तभी तो ये टिका हुआ है सिस्टम। अगर इक्वल टू 0 हो जाता तो क्या अनंत में पहुंच जाता? कहां पहुंच जाता यार? हाँ ना बोल, क्योंकि इन दोनों की इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है ना। ये सिस्टम ऐसे बंधा हुआ ही इसलिए है क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ध्यान से सुने, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग खुद बताओ, ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, पर ये भी पक्का नेगेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नहीं होगी तो सिस्टम बाउंडेड होना पॉसिबल। अरे यार हाँ ना बोल, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होगी तभी तो ऐसा होगा, वरना होना पॉसिबल। अरे आवाज हाँ ना बोल यार। अब बताइए नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा की कम, ज्यादा की कम। तो ये ऑप्शन सही की गलत? क्या इसका उल्टा लिखा होता तो सही होता? पक्की बात? हाँ ना बोल। सम बेसिक क्वेश्चंस। पहले था जो बोला चमका। छोटे छोटे सवाल आते हैं, बाकी डीएवटी पे आपको लॉ याद होना चाहिए, कोई परेशान होने वाली बात ऐसे ले। केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ, इधर देख, केप्लर्स थर्ड लॉ देख, बात इधर देख। केप्लर्स थर्ड लॉ इधर सुन। केप्लर्स का तीसरे नियम के लिए मैं आपको बात करूं, उन्होंने करा क्या। एक्चुअली केप्लर साहब बहुत परेशान थे टाइम को लेके। उनकी बीवी भाग गई थी। अरे पैसे लेके भागी थी। हाँ ना बोल भाई। तो ऐसे अपना ये था, ये सभी मेजर एक्सेस ही। इसका एरिया कितना होता है? एक्चुअली सेकंड लॉ को ध्यान से देखें तो डी ए बाई डी प्रूव बताता हूं इसका भी। डी ए बाई डी आया था एल बाई 2m, कुछ याद है? एल बाई एम एस, वही सेटेलाइट जो भी याद हो। इधर ले लो सन को। तुम्हें अगर याद हो तो मिनिमम दूरी कितनी होती है? A1 माइनस ई। यहां पे रफ्तार आई थी V1। मैंने कुछ प्रूव कराया था उसमें, यहां लिया था, यहां लिया था, पता नहीं मैंने प्रूव कराया था V1 यही लिया था ना, और यही V1 था ना। हाँ ठीक, हटे ये V1। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा लॉजिक पूछूं कि अगर इस सिस्टम का आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो क्या आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो? L बराबर m ऑफ सैटेलाइट इंटू V1 इंटू A1 माइनस C। यार हाँ ना बोले यार, मैंने इसलिए प्रूफ पहले कराया था कि अब लिख दूं, वरना यहाँ कराता तो और टिपिकल हो जाता आपके लिए। तो आपने लिख दिया एंगुलर मोमेंटम। ये चीज कांस्टेंट है, वेरिएबल, क्योंकि तो इसमें हाँ एंगुलर मोमेंटम होता है MRV साइन थीटा। आर चेंज हो रहा है, V चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, बट MRV साइन थीटा चेंज, उसकी वैल्यू यही है। कहीं पे भी लिखो, कोई बुराई वाली बात। अब पीछे से मुझे इस V1 की वैल्यू बताओ तो तुमने निकाली हुई है। सब लोग सही बताएंगे। अंडर रूट GMP बाय A1 माइनस E 1 प्लस E इंटू A। मैंने सही लिखा है क्या? अरे हाँ ना बोल। अच्छा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं भी लॉजिक समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनो पहली बात, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ ना बोल। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी अभी थोड़ी देर। उन्होंने सेकंड लॉ को ध्यान देकर उन्होंने बोला डीए बाई dt। सोचो अगर मैं पूरा चक्कर करूं तो डीए कितना? फॉर वन चक्कर, फॉर वन चक्कर
व्हाट इज डी ए? पाई ए बी, where a is the semi major axis and b is the, अच्छा व्हाट इज डी टी? टी दैट इज टाइम पीरियड। यार हाँ ना बोल। एक्चुअली इस टाइम पीरियड को निकालना ही उनका एक टारगेट था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। भाई सर्कल में टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है भैया? 2πr/v, कोई टेंशन। इलिप्स में थोड़ा इतना आसान है। इलिप्स में रफ्तार हर जगह सेम है कि अलग? सेम के अलग, सेम के अलग। तो आपको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, वो ये तरीका है। अब ध्यान दें इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा पाई ए बी बाय टाइम पीरियड इक्वल्स टू L/2ms। यस और नो? अरे यार, सो व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2π/a/b/ms by and what is the value of L? ms। अगर आप वो ध्यान दो तो क्या लिखोगे? 2π/a। अच्छा b की वैल्यू क्या थी? भूल गया तू? a के टर्म्स में लास्ट में लिखाइए a√1 - e²। सही तो कर रहा हूं ना मैं? √1 - e²। आंसर नहीं आएगा, ध्यान देखना। ms बाई l की वैल्यू, ms √g मास ऑफ प्लेनेट बाय a 1 + e बाय 1 - e। हाँ ना बोल? नहीं आया, नहीं आया। ms ने ms को, कौन से a ने? अच्छा a एक और है। हाँ, इस a ने a को मार दीजिए। देख ये मेरे को तो बोलने थे, ये √1 + e, ये भी √1 + e, गायब। ये √1 - e, ये दोनों भी √1 - e। हाँ ना बोल? ध्यान देख तो क्या आया? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/√gmt। अब देख ये a कट गया, ऊपर a और a रूट, मतलब a√2, मतलब a की पावर 3/2। ये है लॉ। ध्यान से देखो तो इट्स अ कांस्टेंट टर्म। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। नहीं, किताबों में 12वीं किताब में उठाओगे या 11वीं उठाओगे तो लिखा आएगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। वो बच्चे को क्योंकि सर्कल के लिए ही पढ़ाया जाता है। रियलिटी में लॉ सर्कल के लिए नहीं है, लॉ किसके लिए? एंड इट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ वेयर a इज व्हाट? सेमी मेजर एक्सिस। अगर ये सर्कल बन जाएगा तो क्या ए ही आर बन जाएगा? ए ही क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये लॉ है रिलेटिव मेथड कि टाइम पीरियड, अरे यार हाँ ना बोल, कि टाइम पीरियड ऑफ दिस of the satellite around the planet is directly proportional to a की पावर 3/2 where a is the semi major axis। कुछ फील आई प्रूफ की? समझ में आया मैंने पहले क्यों बताया था ये V1? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा ताकि इस प्रूफ को फील कर पाए हम कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। उतार जमूरो। इस तरह के जी में आया था एक बार, हालांकि उससे डिफरेंट है ये। बिल्कुल ऐसा ही पाथ है, सिर्फ एक डिच है इसमें, इस पाथ में। फिर वही वॉल को छोड़ा गया, सेम हाइट, एवरीथिंग इज सेम, एल्स एवरीथिंग इज सेम। इसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक t1, इसको लगा t2। कौन ज्यादा है कौन कम? t1 = t2, t2 > t1, t1 > t2। होमवर्क है, होमवर्क। दिस इज होमवर्क। डिस्कस करूंगा ना, चिंता कर रहा है। यह देख इधर सुन। अरे बात नहीं। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। ये अरे ये कैप्टर का तीसरा नियम है। कोई खास बात? पक्की बात? हम आप फर्जीवाड़े वाले सवाल आते हैं। मान लो कि सन और अर्थ की दूरी को आधी कर दी जाए, ये कर दिया जाए, तो बताओ टाइम पीरियड। अभी सन और अर्थ के बीच में क्या टाइम पीरियड है?
365 365 ले लो तुम तो। अगर दूरी आधी कर दी जाए टाइम पीरियड पे क्या होगा? बेसिकली जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको सारे पाथ सर्कुलर मानने हैं। कैसे माने? अपनी अक्ल लगानी यार, हाँ ना बोल। जब तक बोला नहीं हो इलेप्टिकल तब तक इलेप्टिकल कंसीडर करना। कैसे कंसीडर करना है? क्या इलेप्टिकल में? अच्छा इलेप्टिकल आ जाए तो दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सा कंजर्वेशन? जैसे बोला है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, टाइम है तो मैं बताया था। अच्छा सिर्फ सुन ले, ऐसे मतलब अच्छे सवाल जो कहते हैं ना इसमें, बाकी तो नॉर्मल कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ाया हुआ आएगा। बाकी जो अच्छे सवाल हैं वो और कैसे होते हैं देख। क्या चल पहले मैं तुझे डबल स्टार सिस्टम पढ़ाया था, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल करा दूंगा, टाइम बचेगा तो। लिख पहले डबल स्टार सिस्टम, लिख डबल स्टार सिस्टम। बहुत सिंपल सी बेसिक बात, देख इधर, टाइम बचेगा तो फिर दो चार अच्छे सवाल करा दूंगा। देख इधर, डबल स्टार सिस्टम, ये गलियां ये चौबारा। डबल स्टार सिस्टम एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जो आपको ये भी पता पड़ेगा। जैसे अगर आप मान लो कि आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बात करते हो तो कौन मूव करता है? किसके अबाउट? न्यूक्लियस। क्या आप न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानते हो? अर्थ और मून को देखते हो तो? अर्थ और सन को देखते हो तो? हम क्यों ऐसा करते हैं उसके पीछे लॉजिक भी है और उसको पहले अपन समझें। रियलिटी की अगर बात करी जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी दो स्टार या दो प्लेनेट या एक प्लेनेट एक सैटेलाइट, वो असलियत में ऐसे मूव करते हैं। कैसे? मान लो कि एक m1 मास, मान लो कि एक m2 मास। ये ऐसा नहीं हो सकता कि m1 मास फिक्स्ड हो जाए और m2 मास घूमता रहे, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में किसके अबाउट घूमते हैं? क्योंकि ध्यान से सोचो तो अगर इस पे अपन करते क्या थे, लॉजिकली सोचो पहले। आप इसको स्टेशनरी मान के इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देते थे G m1 m2 बाई, और उसको mv² बार के इक्वेट कर देते थे। अरे इसमें फोर्स लगा, वो तो इस पे भी तो लगा यार, तो ये कैसे स्टेशनरी रह सकता है? अगर लॉजिकली सोचे हैं तो स्पेस में हमने जो अभी तक करा उसमें हमने क्या करा? हमारी अर्थ और सन लिया मान लो आपने, तो अपन ने सन को स्टेशनरी मान लिया, अर्थ पे अपन ने फोर्स लगाया G मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r² बराबर mv² बाय r। यस और नो? अरे जो फोर्स अर्थ पे लगा वो सन पे भी तो लगा यार, तो और सन पे तो और कोई फोर्स है नहीं, तो स्टेशनरी कैसे रह सकता है? तो इसका मतलब हम लॉजिकली कहीं कुछ तो गलत है। तो असलियत में क्या कहानी है उसे सुने अच्छे से। रियलिटी में इस पे भी फोर्स लगता है और असलियत में इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 इट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट नहीं, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट। बट अगर हम मान लें कि इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी तो सेंटर ऑफ मास इज एट, पर उसका मतलब m1 m2 रेस्ट पर हो ये जरूरी। यही बात यहां पे यूटिलाइज करी गई कि अगर दो स्टार्स हैं जो आपस में घूम रहे हैं तो असलियत में वो किसी एक के अबाउट नहीं घूम रहे हैं, वो किसके अबाउट घूम रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे तो दोनों पे कुल मिलाकर नेट फोर्स कितना है? 0। सेंटर ऑफ मास विल बी एट, सेंटर ऑफ मास विल बी एट। यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल। अब ध्यान सुना क्या करा गया, ध्यान से। मान लो कि कुल मिला के दूरी है r, ये दूरी है r1, ये दूरी है r। आपको अगर पुरानी बातें याद हो तो ध्यान से देखें, r1 बराबर m2r अपॉन, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ ना बोल, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ऐसे ही r1 सॉरी r2 m1r बाई, सही बोल रहा हूं क्या? चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत सेंसिबली चीजों को देखो तो आपको कैसी चीजें दिखाई देगी, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की बातें। देख ध्यान से कि भाई असलियत में ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, r1 रेडियस, हाँ ना बोल, और ये वाला इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है विद r2 रेडियस। दिस इज द ट्रुथ। मतलब असलियत में अगर ये दोनों ऐसे हैं तो कैसे घूम रहे देखो। नहीं आया, नहीं आया। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, बोलो क्लियर। और ये, और दोनों किसके अबाउट स्टेशनरी है? किसके अबाउट? यार आवाज हाँ ना बोले यार, किसके अबाउट? उड़ गए तोते, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्टेशनरी है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला, बहुत बढ़िया सब।
बहुत मजा आया। बाबा m1 r बाय m1 प्लस m2 r1 बराबर m2 r बाय m1 प्लस m2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला पक्की बात, बहुत बढ़िया साहब। तो अपन ने ऐसे लिख दिया r1 r2। असलियत में ऐसे मूव कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब अगर मैं इस m2 पे इक्वेशन लिखूं तो ध्यान से देखो तो m2 पर अंदर की तरफ, किधर की तरफ, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। नहीं आया, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर बराबर। अच्छा, इन दोनों की क्या सेम होगी? इसकी रफ्तार मान लो v2, इसकी रफ्तार मान लो v1। क्या सेम है? रफ्तार की ओमेगा। क्या सेम है? क्या सेम है? क्या सेम है? क्योंकि जब ये यहां होगा तो ये यहां होगा, जब ये यहां तो क्या ये यहां, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या हमेशा सेंटर से ही पास करना चाहिए, इसलिए क्या दोनों के लिए अपोजिट होना जरूरी हो जाएगा? यार हाँ ना बोल। इसलिए इनका क्या सेम होगा? ओमेगा की v1, ओमेगा की v1, ओमेगा सेम होगा। ध्यान से देखो तो क्या Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर को लिखा जा सकता है m2 ओमेगा स्क्वायर r2। यस और नो? नहीं आया, हाँ ना बोल। और ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा, डबल स्टार सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकल के आएगा ये। अगर आप बहुत ध्यान देगा, सोच ओमेगा स्क्वायर r2 r1, ध्यान देख Gm1 m2 ने इसको मार दिया, ये बचा m1, ये बचा r स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर r2 के लिए बोलना m1r अपॉन, सही लिखा है मैंने सब कुछ? अरे सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ ना बोल। यहां से क्या निकल आएगा? और ओमेगा निकल आएगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई बाई टी। आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना आपको, मैं कोई किताबी के तरह फॉर्मूला निकालना। आप मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुने एकदम। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं सिंपल, कि अगर ये कोई पार्टिकल 10m का है और ये कोई पार्टिकल 5m का है और इनके बीच की दूरी r है, क्या आप इनका टाइम पीरियड निकाल सकते हो? डल रिस्पॉन्स हाँ ना बोल यार। क्या आप इनका टाइम पीरियड निकाल सकते हो? यस और नो? फॉर्मूले मत रटो, कोई रटने की जरूरत नहीं। फॉर्मूले किताब जैसे किताब फॉर्मूले दिए होते, आपको करना आना चाहिए। आपको पहले क्या निकालना है? क्या निकालना है यार? अवनी क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। बोल हाँ की ना यार। अगर आप वो ध्यान है, सोच असल में तुम्हें ये तो आता है ना, तुम्हें m1 r1 बराबर m2 r2, यार ये तो आता है ना, m1 r1 बराबर क्या चाहो तो किताबों की तरह मैं निकलवा देता हूँ। ध्यान देखना, कोई गड़बड़ नहीं करी हो मैंने। Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये लिखा गया m2 ओमेगा स्क्वायर r2। कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? r2 के लिए ध्यान से देखें, हाँ बिल्कुल सही लिखा है एकदम। r2 के लिए लिखी गई m1 r बाय m1 प्लस m2। तीनों कोई गलती नहीं करे। अपन m क्या कट गया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। m1 ने m1 को मार दिया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई देख, Gm1 प्लस m2 अपॉन r3 आया क्या? r3 आया क्या? सही है क्या? का रूट। और इसे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। इसको कभी कभी रिड्यूस मास और ऐसे टाइम पास यूज से ही बताते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। नॉर्मल जैसे सिखा रहा हूं वैसे करो। आप तो सवाल पे कंसंट्रेट करो जो मैं आपको कह रहा हूं। अगर 10m और 5m और उनके बीच की दूरी r और मैं इससे आपका टाइम पीरियड पूछूं, क्या आप बता सकते हो? मैं आपसे पूछूं दोनों की क्या रफ्तार होगी, क्या आप बता सकते हो? बोलो। मैं आपसे पूछूं 10m की रफ्तार कैसे निकालोगे? इफ इट्स ए डबल स्टार सिस्टम, मतलब दो स्टार आपस में रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। मैं आपसे पूछूं कैसे रफ्तार, क्या ओमेगा निकाल ली? v1 की रफ्तार कितनी होगी? v2 की रफ्तार कितनी होगी? ओमेगा 2। अरे v2 की रफ्तार कितनी होगी? रटो मत, समझो, इट्स ए क्वेश्चन। रटो मत किताबों की तरह। क्या आप हर चीज निकाल सकते हो? अगर दो पार्टिकल आपस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, क्या मैं उनकी ओमेगा निकाल सकता हूं? यस और नो? क्या मैं उनकी रफ्तार निकाल सकता हूं? रफ्तार v2 बराबर क्या लिखी जाएगी? ओमेगा r2। और v1 की ओमेगा, हाँ ना बोल यार, ओमेगा r2 एंड ओमेगा r1। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। कुछ भी पूछे, मैंने निकाल जरूर दिया वो एक अलग बात, बाकी आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। अब ऐसे मास आते हैं, एक 16m मास एक भी कुछ बात समझ में। अब कुछ बात लॉजिकली सुनते हैं कि यार अभी तक जो मैं करता आया था उसमें तो एक को स्टेशनरी मानता था। क्या मानता था? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मास है 1000 किलो,
कितना है? दूसरा मास है 1 ग्राम। मान लो वो M1 मास है 1000 किलो। कितना? 1000 किलो। M2 है 1 ग्राम। सोच के देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? टेंडिंग टू क्या वी कैन अज्यूम दैट M1 इज एट रेस्ट? इसलिए हम सारे सवालों में ऐसा मान लेते थे, क्योंकि अर्थ और सन में, अर्थ और किसका मास बहुत ज्यादा है? अर्थ और मून में अर्थ का। तो हम जब एक बहुत बड़े प्लेनेट के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट को घुमाते हैं, तो क्या हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि प्लेनेट इज अप्रोक्सीमेटली स्टेशनरी? वो रियलिटी में स्टेशनरी है कि बोथ आर मूविंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास? अबाउट देयर। बट इफ द प्लेनेट इज वेरी वेरी हैवी एज कंपेयर टू सैटेलाइट, क्या वी कैन अज्यूम दैट प्लेनेट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट? जो आपने पढ़ा वो अभी तक यही मान के करा था, उसका लॉजिक मैंने अब दिया है। पहले था जो बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें चमका, हाँ ना बोल, उतार। हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई। मोबाइल पे क्या देख रहे थे? व्हाट्सएप लिखो। इन रियलिटी all the planets and satellites, in reality all the planets and satellites revolve around their, all the planets and satellites revolve around their center of mass, around their center of mass. But if the mass of the planet is very large as compared to the mass of the satellite, but if the mass of the planet is very large as compared to the mass of the satellite, then we can assume that planet is stationary and satellite is revolving around it. Then we can assume that planet is stationary and satellite is revolving around it in a circular path. ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज R1 टेंड्स टू 0, बिकॉज R1 टेंड्स टू 0. बोलो क्लैरिटी के एकदम, कोई बुराई वाली बात? और छोटे छोटे इक्का दुक्का सवाल पूछता हूं, देख कैसे। मान लो मैं आपसे बोलूं कि मान लो मैं आपको बोलूं कि एक सैटेलाइट है, एक ए, ये वैसे सर्कुलर का सवाल है, ए, और एक और सैटेलाइट है बी, एक और सैटेलाइट है बी। अगर एक का टाइम पीरियड, ए का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, कितना है? ए का टाइम पीरियड कितना है? 24, और बी का 8 आवर्स, कितना? 8 आवर्स। और मान लो कि वो एक ही जगह से चालू हो रहे हैं। कहां से चालू हो रहे हैं? एक ही जगह से, ऐसे थोड़ा थोड़ा पास पास ले लेते हैं, ए और बी, ए और बी, ऐसे ऐसे। बोलो क्लियर? दोनों सर्कुलर में, बोलो क्लियर? ए और बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए का टाइम पीरियड कितना है? टीए, टीए का ले लो चलो 8 आवर्स,
बोलो क्लियर। और बी का 24 आवर्स। क्या ये दोनों एक दूसरे को पकड़ पाएंगे वापस? इसी कहीं पे भी यस और नो, यस और नो, सोच लो कितनी देर बाद? अरे ए का टाइम पीरियड कितना है? 8 घंटे। बी का 24 घंटे। कितना? क्या ए बी को वापस पकड़ पाएगा या बी ए को पकड़ पाएगा? कितनी देर बाद? फाइंड आउट द टाइम व्हेन बोथ द planets या satellites again meet. Find out the time when both the satellites again meet. ए वाला तो आगे निकल गया ना, तो पूरा चक्कर करा तो बी कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया 1/3। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? 8 घंटे। कितना हो रहा है? 1/3 पहुंचा कि 1/3? 1/3 पहुंचा ना। हाँ, तो ए वाला क्या ए वाला और अप्रोच करेगा तो टाइम पीरियड 8 से ज्यादा होगा, तो 12 कैसे आया? ये क्या बताओ 12 कहां से आया? क्यों आएगा? लॉजिक बता। कौन? हाँ, ठीक है, वो तो गलती से आ गया है इसमें। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ डेटा अलग लेता तो 12 घंटे कैसे आया इसका बताना जरा। 1.5 वाला चक्कर परफेक्ट बैठ गया इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में बैठा है। बाकी कैसे करोगे? रुक जाओ, मैं डेटा चेंज करता हूँ, आसान हो गया ये। एक मिनट रुक जाओ, नहीं रुक जा। इसको 8 घंटे ले, रुक जा, नहीं 12 घंटे ले तो गंदा आएगा क्या? कोई अच्छा सा आंसर नहीं आना चाहिए, घोसा मार देना है मैंने। अच्छा, एक मान लो 10 घंटा, हाँ गंदा ले सकते कुछ भी। हस्केत में मेरी बात ध्यान सुने। अच्छा, एक मान लो कुछ भी ले लें अपन, एक 5 घंटे, एक 6 घंटे, एक 24 घंटे, जो आपको लेना हो लो है। मान लो कि जैसे ये 24 घंटे लूं, एक और करके बताओ, ये 6 घंटे लूं 6 आवर्स, और ये लूं कितना 24 घंटे। अब भी अच्छा सा आएगा कुछ? अरे पहली बार मिलने की बात हो रही है, पहली बार मिलने की बात हो रही है। भूल जुलूल आंसर मत दो साले, सब आंसर गलत दिए एक के अलावा, इसलिए मैं बार बार डेटा चेंज कर रहा हूं। ये निकाल सकते हो तुम लोग, लॉजिक लगाओ थोड़ा। एक का टाइम पीरियड 6, एक का टाइम पीरियड 8 घंटे, शायद सही है। बोलो बोलो बोलो। चलो मैं तुम्हें फॉर्मेट बता देता हूँ, छोड़। असलियत में एक सिंपल सी बात करें, जब भी ऐसे सवाल आए ना घूमने घुमाने वाले, तो एक बात सिंपल से लॉजिक तो लगाओ। जैसे मान लो इस वाले सवाल के लॉजिक में आपको समझाता हूँ। आप एक बात देखो कि जब ए पूरा चक्कर करके यहाँ आएगा, क्योंकि हमेशा आगे चल रहा है उससे,
पूरा एक चक्कर करके 6 घंटे, जब ये 6 घंटे पूरे करके आएगा तो ये बी वाला कहां पहुंच चुका होगा? अगर आप बहुत ध्यान दो, जब ए वाला, ध्यान देखो, जब ए वाला पूरा चक्कर करके यहां आ जाएगा तो कुल मिला के टाइम 6 घंटे हो चुका होगा। इस समय पे ए यहां होगा, पर क्या बी वाला यहां पहुंच चुका होगा? अरे सही कर रहा हूं ना? कहां पहुंच चुका होगा? यहां पे। अब सोच, ए वाले को यहां आने में 1.5 घंटा लगेगा। कितना? जब ये 1.5 घंटे में यहां पहुंचेगा तो बी यहां रहेगा कि आगे चला जाएगा? तो सोच 7.5 घंटे से ज्यादा आएगा टाइम 7.5 घंटे से। गिनती तूने 8 कैसे सोचा? तुक्का। हाँ, ठीक है, मेक सेंस। इसने रिलेटिव लगा लिया। अब बेसिकली लगाया इसने रिलेटिव ही है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आपको कुछ नहीं करना है। असलियत में वापस मिलने का टाइम पीरियड है क्या? 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव। 2 पाई बाई, यार 2 पाई बाई, अरे ओमेगा रिलेटिव। अगर मैं एक पे बैठ जाऊं और दूसरे की ओमेगा देखूं तो जो एक चक्कर का टाइम पीरियड होगा वही तो मिलने का समय। ओमेगा रिलेटिव का क्या मतलब? एक को क्या मान लिया? अरे एक को क्या मान लिया? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जैसे कई बार कॉमन सेंस से आएगा, कई बार कॉमन सेंस से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अरे यार हाँ ना बोल, ऐसे नहीं होगा कि स्टैंडर्ड आंसर आ जाए 10-12 या इस तरीके का। तो आपको लगाना होगा 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव। क्या लगाना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, ओमेगा रिलेटिव जैसे इस वाले पर्टिकुलर सवाल में देखें तो 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस, यार आवाज यही यार। अगर अपन ध्यान दें तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 किसकी ओमेगा ज्यादा है? जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है कि कम? यानी कि आप क्या लिखोगे? 2 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 8। 2 पाई ने 2 पाई को, सॉरी 2 पाई बाई 24, 2 पाई बाई 20। बोल आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? इससे ना ही नहीं रहा, निकाल के देख, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा। पक्की बात बोल, कितना आया? 1। हमेशा इससे आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल ही लगाना है बस, तुम्हें कोई लॉजिक नहीं लगाना, हमेशा आएगा। पिछले सारे सालों में लगा दो भले कोई। अच्छा एक मिनट जा, अगर एक की डायरेक्शन ऊपर लेता है एक की नीचे तो क्या प्लस आता? तो क्या आता? बेसिकली सर्कुलर का सवाल है, ग्रेविटेशन का इसमें कुछ नहीं है। बट ये सैटेलाइट के नाम पे कई बार ये सवाल पूछ रहे थे इसलिए मैंने करा दिया। ऐसा हो सकता है तुम्हें सर्कुलर में भी कराया हो। इधर देख, लिख लो 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव। टाइम बच गया, बोलो तो 1-2 अच्छे सवाल कराऊं टफ इलिप्स के, सैटेलाइट के, रिलेटिव में, मजेदार करा दूं। एक कुछ छोटा तो नहीं, पहले अपनी बेसिक चीजें देख लेंगे नोट्स में। डबल स्टार सिस्टम, एक्चुअली इस तरह के मेथड बहुत बार करे जाते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। मान लो कि एक प्लेनेट है, क्या ये? मैं आपको बताता हूं सर सवाल कैसे आते हैं। नेक्स्ट खतरनाक सवाल आ सकते हैं इसमें ग्रेविटेशन में, बहुत जोरदार। ओलंपियाड पूछती है जनरली अच्छे सवाल। जैसे उन्होंने ओलंपियाड में एक बार क्या पूछा उन्होंने, सिर्फ सवाल बताता हूं, करते नहीं है, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, तो एक सवाल में आधा घंटा निकल जाएगा। क्या करा उन्होंने? ध्यान सुन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल था जो आर, एक सैटेलाइट था जो आर दूरी पे, कितनी दूरी पे? मस्त आर दूरी पे प्लेनेट के आजू बाजू चक्कर लगा रहा था। सब लोग ठीक भाई ठीक है, लगा रहा होगा, उसमें कौन सी खास बात? उसकी रफ्तार कितनी रही होगी अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो? √gmv/r। बहुत बढ़िया साहब, ठीक। अब क्या हुआ, वो जो ऐसे रफ्तार से नहीं चल रहा था ना, इसका मास मान लो m था। बोला एक मेट्रॉइड, क्या चीज? मेट्रॉइड समझते? एक और मेट्रॉइड बिल्कुल सेम मास का इससे आके बी से टकरा गया, इससे आके टकरा गया, इनलास्टिक नहीं, खपाच, और चिपक गया उससे चिपक गया। किससे चिपक गया? सैटेलाइट। तो उन्होंने पूछा कि फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड सैटेलाइट एंड मेट्रॉइड फ्रॉम द प्लेनेट। मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी एक, वो दोनों निकल आएंगे उससे। मेरी बात ध्यान से, उन्होंने क्या सवाल पूछा था? सिर्फ इमेजिन करना क्या सवाल है। ये करीबन 10 नंबर का या 15 नंबर का सवाल आया था ओलंपियाड में, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या करा उन्होंने? एक प्लेनेट लिया, प्लेनेट से क्या लिया? एक सैटेलाइट,
सैटेलाइट आर रेडियस के चक्कर में घूम रहा था, उन्होंने बोला उससे आगे मेट्रॉइड टकराया। क्या टकराया? मेट्रॉइड आगे टकराया, सेम मास, रफ्तार v नॉट, रफ्तार v नॉट, आगे टकराया और चिपक गया, और चिपक गया। अब पूछा जो कंबाइंड मास सिस्टम बना उसकी क्या मैक्सिमम दूरी होगी प्लेनेट से? कैसे करोगे इसे? क्या होगा इसके बाद? इट्स इनइलास्टिक कोलिजन बोला था उन्होंने, चिपक गया तो उन्होंने इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसे था और वो ऐसे भी से आया और सेम मास था दोनों का। क्या ये अनंत पे चले जाएगा सिस्टम? क्या ये दोनों मिलकर सर्कल करेंगे? ऐसे जंप करेंगे? मेरा सवाल समझ आया? करना नहीं, सिर्फ सोचो, इमेजिन करो, खुद सोचो तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। पाथ तो बदलेगा, सोचो, पाथ बदलेगा नहीं बदलेगा? पहले तो अगर आप देख क्या सोचना था सवाल में, सुन, 10 नंबर का सवाल था वो ओलंपियाड का। इधर सुन, क्या करना था, जो पार्टिकल था ना उसका मास अब कितना हो गया? 2m। इनिशियल हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कितना था? mv। कितना था? 2mv डैश, यानी कि ये v/2 यार, और वर्टिकल में भी तो कुल मिला के v बाय, अच्छा v की वैल्यू कितनी है? √GMP/r। यस और नो? यार नहीं आया यार, अरे नहीं आया। अब रफ्तार कितनी हो गई? √GMP/2r। यस और नो? हाँ, बात सही कह रहे हो सर आप। इसका मतलब, अच्छा एस्केप करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए? याद है कि भूल गया? अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो ये एस्केप तो नहीं हो सकता। एस्केप तो बोल नहीं हो सकता ना? या हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो ऐसे, ये ऐसे आर और पार्टिकल की रफ्तार ऐसे, और पार्टिकल की रफ्तार, अरे नहीं आया यार, आया नहीं आया। ऐसी सिचुएशन, अच्छा ये भी हमें पता है कि जब बाउंडेड, यानी कि पार्टिकल इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड तो पाथ एक ही हो सकता है, इलिप्स। क्या उसी इलिप्स का एक स्पेशल केस था? सर्कल। क्या था? एक सर्कल। ध्यान दो तो दिस इज सिचुएशन, ये एंगल 45 एंड दिस इज v/√2 व्हाटएवर इट इज, जो भी आपको दूरी लेनी हो, v की वैल्यू आपको पता है, बोल पता नहीं पता? इट विल टेक एलिप्टिकल पाथ लाइक दिस। उड़ गए तोते, नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। अब आप कोई भी दूरी आर मान लो जो आपको माननी है, आर मिनिमम आर मैक्सिमम। आप एक मिनट सुन, आप यहां से लेकर यहां तक, यहां पे आर और ये बी दो वेरिएबल है, बोल है कि नहीं है? ये आर डैश जो भी आपको मानना है, आर डैश और बी, यहां से लेकर यहां तक दो इक्वेशन लगेगी। कौन कौन सी? एनर्जी कंजर्वेशन और जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आर में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। आर में क्या बनेगी? तो उसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक मैक्सिमम वाला और एक, तो आंसर देने दो। ये करना था सवाल में। क्यों सर डिप्रेशन में ला रहे हो? ग्रेविटेशन अभी तक तो समझ में आ रहा था। हाँ ना बोल, ये सवाल था 10 नंबर का, इसे पूरा सॉल्व करना था ढंग से। इतना बताने के बाद भी तुम गलती कर जाओगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ढंग से लगाना पड़ेगा, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन ढंग से लगाना पड़ेगा। अरे यार हाँ ना बोल, फिर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनती है, जब तक तो बच्चा हिम्मत ही हार जाता है। बट करना यही था जो मैं आपको कह रहा हूं। अरे बोलो हाँ ना बोलो यार। अब सुन, एक बार उन्होंने ओलंपियाड में बहुत शानदार सवाल पूछा। उन्होंने क्या करा? सिर्फ सुन ले, करा नहीं रहा हूं, टेंशन मत लो, सिर्फ देखोगे अच्छा ऐसे ऐसे होते। देख, ओलंपियाड्स में ग्रेविटेशन सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं। इधर देख, एक बार उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि
मान लो कि एक सैटेलाइट ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, कोई भी प्लेनेट है, सैटेलाइट या कोई रॉकेट, जो भी मानना है, वो घूम रहा है आर रेडियस के। उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट है, क्या ये, उस एस्ट्रोनॉट को धरती पर इस जगह कोई पैकेट भेजना है, अपने बच्चों को गिफ्ट भेजनी है। यार हाँ ना बोल, कैसे भेजेगा? तो पहले तो सवाल चमका, एक एस्ट्रोनॉट है जो सैटेलाइट में ऐसे घूम रहा है, उसको एक पैकेट भेजना है यहां पे। कहां भेजना है? यहां पे। सवाल ये था कि बाय व्हाट स्पीड ही और शी जो भी एस्ट्रोनॉट शुड थ्रो द पैकेट so that it can reach this point or whatever the point is, A, B, C, whatever it is. कैसे पॉसिबल है पहले तो सोचो आप। क्या ये एक इलिप्स बनाए इस प्रकार का? अरे हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात। उस इलिप्स की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? आर। किसका आर? प्लेनेट का, जो भी अरे यार हाँ ना बोल। तो ये वो असलियत में वो क्या चीज ले रहा था? सर्कल। क्या ले रहा था? पर उसको पैकेट को इतनी रफ्तार देनी है कि वो क्या ले, और उसकी आर मिनिमम उधर जाके चिपके। अरे यार हाँ ना बोल। फिर कैलकुलेशन करनी थी वही, एनर्जी कंजर्वेशन और नहीं आया। एक और बार फिर पूछा था उन्होंने, छोड़ बहुत हो गया, बहुत है, चैप्टर खत्म।